कक्षा 7 के विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में हम आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। अभी तक हम अपने पाठ्यक्रम में 10 अध्याय पढ़ चुके हैं और 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं। हमारे 11वें अध्याय का नाम है पौधों में जनन। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि पौधों में जनन की क्रिया कैसे होती है, कौन कौन सी जनन की विधियाँ पाई जाती हैं, अलैंगिक जनन की विधियाँ और लैंगिक जनन की विधियाँ, कायिक जनन की विधियाँ। इन सब चीज़ों के बारे में इस अध्याय में हमें पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे इस अध्याय में? जनन की विधियाँ पढ़ेंगे, अलैंगिक और लैंगिक। हम जानते हैं कि जितने भी सजीव हैं उनमें जनन की क्रिया पाई जाती है। अपने माता पिता से संतति का जन्म होता है और जो संतति उत्पन्न होती है, संतानें उत्पन्न होती हैं, वो ठीक अपने माता पिता से मिलती जुलती होती है। जैसे हमने पिछली क्लासेज में पौधे में विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ा था, उसी वैसे ही जनन अंग भी पौधों में पाए जाते हैं। अधिकांश जो पौधे हैं उनका शरीर जड़, तना और पत्तियों से बना हुआ होता है। या जड़, तना और पत्तियां पौधे के कायिक अंग कहलाते हैं और एक निश्चित वृद्धि करने के पश्चात इन कायिक अंगों पर पुष्प निकलते हैं तने पर, पत्तियों के बाद। तो यह जो पुष्प हैं या फूल हैं वह पौधे के जनन अंग कहलाते हैं और इन फूलों से फिर बाद में फल बनता है, फल से फिर बीज बनता है, बीज से अगली पीढ़ी का जनन होता है। कई बार पौधे के शरीर का कोई भाग उसका रोपण करके भी हम जनन की क्रिया होते हुए देखते हैं। तो यह सब किस तरह की विधियां हैं? जनन दो विधियों से हो सकता है, एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें जड़, तना या पत्ती से पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। पौधे के किसी भाग, जड़, तना या पत्ती से जब पौधे उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन भी कई प्रकार का होता है। मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण द्वारा, वर्धी प्रजनन या कायिक वर्धी प्रजनन, यह सारी विधियां हैं अलैंगिक प्रजनन की। तो मुकुलन क्या होता है? जैसे हमने जो पावरोटी होती है, ब्रेड, उसको फुलाने के लिए एक चीज़ का उपयोग किया जाता है जिसे हम ईस्ट के नाम से जानते हैं। और यह ईस्ट एक कोशिकीय कवक होता है और इसकी सहायता से पावरोटी को फुलाते हैं। यह सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। ईस्ट जो है वह इतना छोटा होता है कि इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही हम देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के अलावा अन्य कोई विधि नहीं है जिससे हम इसको देख सकें। और अगर इन ईस्ट को पर्याप्त मात्रा में भोजन पोषण मिलता रहे तो कुछ ही समय में ईस्ट कोशिका से एक छोटा सा उभार निकल आता है और यह जो छोटा सा उभार निकलता है इसे मुकुल या कली के नाम से जानते हैं, जो कि धीरे धीरे वृद्धि करके उस अपनी जनक कोशिका से अलग हो जाता है और एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। यह क्रिया इतनी तेज होती है कि नवीन मुकुल अपनी जनक कोशिका से बिना अलग हुए ही कभी कभी एक श्रृंखला के रूप में बढ़ जाते हैं। मतलब एक कोशिका से दूसरा मुकुल, और वह मुकुल विकसित हो जाता है और इतना विकसित हो जाता है कि जनन करने लायक हो जाता है और अपनी जनक कोशिका से बिना अलग हुए ही एक श्रृंखला के रूप में जुड़ते चले जाते हैं, चेन के रूप में। और यह जो जनन होता है इस प्रकार के जनन को, जिसमें कली निकल आती है बगल से पौधे के शरीर में और एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है, उसे हम मुकुलन कहते हैं। दूसरी विधि है अलैंगिक जनन की, खंडन। खंडन में क्या होता है कि पौधे का जो शरीर है वह कई भागों में, खंडों में टूट जाता है, जिसे हम खंडन कहते हैं। जैसे तालाबों में हमने देखा होगा हरे रंग के तैरते हुए शैवालों को, स्पायरोगारा यूलोथ्रिक्स। ये शैवाल जो है तालाबों में ऊपर हरे रूप में तैरते हुए दिखाई देते हैं और इनमें जो जनन की क्रिया होती है, क्या होता है कि इनके तंतु होते हैं, लंबे लंबे धागे जैसी संरचनाएं जिन्हें हम तंतु के नाम से जानते हैं। वह तंतु कई खंडों में टूट जाता है और हर खंड से एक नए जीव का विकास हो जाता है, जिसे हम खंडन के नाम से जानते हैं। इस जनन को या स्पायरोगायरा में दिखाई देता है, यूलोथ्रिक्स में भी हम देखने को पाते हैं। बीजाणु निर्माण यह भी एक तरह का अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। भीगी हुई जो डबल रोटी है उसमें जब फफूंद लग जाती है तो फफूंद कुछ दिन बाद जो है वह धीरे धीरे
उसके सिरे फूल जाते हैं, उसमें से रेशे जैसे निकल आते हैं, और उन रेशों को ऊपर जो है वह बीजाणु का निर्माण करने वाले जो है अंग बन जाते हैं, और यह बीजाणु हवा के द्वारा नम स्थानों पर जब गिरते हैं तो फिर से अंकुरित हो जाते हैं और नए कवक या फफूंद को जन्म देते हैं। शैवाल, मांस और फर्न में भी बीजाणुओं के द्वारा जनन की क्रिया देखी जाती है कि बीजाणु का निर्माण किसी एक शरीर के भाग से हो जाता है और उससे नए पौधे का जन्म हो जाता है। इस तरह के अलैंगिक जनन को हम बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन, इसमें कलम लगाना कृत्रिम विधि से बीजाणु जनन द्वारा प्रजनन किया गया है। और कायिक प्रवर्धन की क्रिया में जो कायिक प्रवर्धन होता है उसमें पौधे के किसी भाग जैसे जड़, तना या पत्ती से नए पौधे का जन्म हो जाता है, तो हम इसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं, जैसे शकरकंद, डहेलिया, सतावर, इनकी जड़ों को जब मिट्टी में बोया जाता है तो इससे नए पौधे निकल आते हैं। इसी तरह आलू, अदरक, गन्ने के भी तने से वर्धी प्रजनन की क्रिया होती है। कुछ पौधों में पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन की क्रिया हम देखने को पाते हैं, जैसे अजूबा और बिगोनिया में उनकी पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, तो इनमें पत्तियों द्वारा भी वर्धी प्रजनन की क्रिया होती है। इनकी पत्तियों के किनारों पर कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे नए पौधे का जन्म होता है। वर्धी प्रजनन में उत्पन्न पौधे जनक पौधे के समान होते हैं और बिल्कुल उनके गुणों को बनाए रखते हैं, मतलब उनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, जननिक गुण या गुणसूत्र, वह ठीक अपने पैतृक पौधे के समान होता है। अधिक पैदावार तथा उपयोगी पौधों को उत्पन्न करने के लिए इस तरह की जनन की क्रिया कराई जाती है, वर्धी प्रजनन लगाया जाता है। कृत्रिम विधियों से भी पौधों में वर्धी प्रजनन अपने आप कराया जाता है, जिसे हम कलम लगाना कहते हैं। यह कई तरीके का हो सकता है। आरोपण, दाब कलम लगाना, यह सब कृत्रिम विधियों से वर्धी प्रजनन के प्रकार हैं। और कैसे कलम लगाते हैं यहाँ पे बताया गया है कि क्रियाकलाप के माध्यम से। दूसरा, आलू जो है उसको आप देख रहे हैं, उसको लेकर के 2-3 छोटे टुकड़े काट लें और उसको जो है यह ध्यान रखना है कि उसमें जो आँख बनी होती है वह टूटने ना पाए, और इनको मिट्टी में दबा दें और नियमित पानी डालते रहें। तो देखते हैं कि 8-10 दिन बाद जो है मिट्टी हटाकर उन टुकड़ों को निकालें और परीक्षण करें। देखते हैं कि उनसे छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं। इस तरह का जो प्रजनन है वह कलम लगाकर किया जाता है। इसी तरह का प्रजनन हम हल्दी, अदरक, गन्ने इन पौधों में भी देखने को पाते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है वह वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन कहलाती है, जो कि बहुत ही आनुवांशिक रूप से उच्च कोटि के पौधों को उत्पन्न करने में काफ़ी सहायक होती है। तो यह थी आज की क्लास, जिसमें हमने प्रजनन के बारे में पढ़ा, खासकर अलैंगिक प्रजनन के बारे में 4 तरह का, जिसमें मुकुलन, खंडन, बीजाणु जनन और कायिक या वर्धी प्रजनन के बारे में पढ़ा गया। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो फ़ोन करके, कमेंट करके हमसे क्लियर कर लें, कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत शुभकामनाएं।